हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक प्रॉपर पहुंच रही होगी और आप सभी लोगों ने जैसा पिछली क्लासेस में मुझे सपोर्ट किया है, मुझे मेरी क्लास को पसंद किया है, उसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इस सीरीज में आज हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, आधुनिक भारत का इतिहास। और आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है आपका 18वीं सदी का भारत। यानी कि पिछली दो क्लासेस में हमने जो चर्चा की थी वो चर्चा की थी कि आधुनिकता किसे कहते हैं, और उसके बाद अगली क्लास में हमने चर्चा की थी आधुनिकता का उदय कहाँ हुआ था और भारत में जिसका प्रसार किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, उस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। क्योंकि आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते समय हमें आधुनिकता के जो मूल्य हैं, आधुनिकता की जो परंपरा है, उसका सही ज्ञान होना जरूरी था। इसलिए मैंने दो क्लासेस, इंट्रोडक्टरी क्लासेस आप लोगों को मैंने डिस्कस की थी, क्योंकि उसके बिना आधुनिक भारत का इतिहास का आधार समझना बहुत मुश्किल है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इसके अगले टॉपिक पर, और टॉपिक है आपका 18वीं सदी का भारत। हमने पिछली क्लास में आप लोगों के साथ में 3 टॉपिक पर मैंने बात की थी कि भाई हम बात करेंगे। तो एक तो था परिचय, अगर आप लोगों को याद हो तो। दूसरा था 18वीं सदी का भारत, 18वीं सदी का भारत। और तीसरा था इसमें यूरोपीय कंपनियां, यूरोपीय कंपनियां। ये हम बात करेंगे 1757 से पहले के इतिहास के संदर्भ में, तो जिसमें हम लोगों ने पिछली 2 क्लासेस इस पर हमने चर्चा की हैं। आज हमारा जो टॉपिक है 18वीं सदी का भारत है, और इसको आज आप लोगों को मैं एक अलग एंगल से, एक अलग अप्रोच से आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि 18वीं सदी का भारत की स्थिति है क्या, किस तरह की है, उस पर हम सभी चीजों पर विस्तार चर्चा करेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, कंसेप्चुअली भी और फैक्चुअली भी, क्योंकि उद्देश्य है कि इतिहास की सही समझ आप लोगों को होनी चाहिए, आधी अधूरी समझ नहीं। जैसा कि पढ़ने के बाद में हमको लगता है कि हमको इतिहास आता है, सारी चीजें आती हैं, और जब एग्जाम में क्वेश्चन जब आते हैं तो हमारे दिमाग से बिल्कुल आउट हो जाते हैं। करिए कहाँ से पूछ लिया, ये तो हमने कभी सोचा नहीं, अच्छा ये एंगल भी हो सकता है, अरे ये तो किताब में दिया ही नहीं है। जो किताब में नहीं दिया है, जिस किताब में आपको ढंग से समझाया नहीं है, इसीलिए तो मैं आप लोगों के साथ में इस टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप लोगों को जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये है कि स्टडी IQ IAS हिंदी आप लोगों के लिए P2I फाउंडेशन यानी कि 2026 को टारगेट करते हुए अप्रैल का इवनिंग बैच लॉन्च कर रहा है 11 तारीख से, ठीक है ना। और ये बैच शाम को 6 बजे होगा, और इसमें आप लोगों की प्री की क्लासेस, मेंस की क्लासेस, फाउंडेशन क्लासेस, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, बुक्स का पूरा कंप्लीट सेट, सिलेक्शन किट जिसे कहते हैं, वो सभी कुछ इसमें इंक्लूड होगी। लेकिन इसमें एक चीज और भी है, वो है प्रीलिम्स और मेंस का रेजिडेंशियल प्रोग्राम। यानी कि अपने सेंटर पर आपको रख करके बिना किसी खर्च के आपको प्री की और मेंस की तैयारी करवाना, ठीक है ना। दूसरा, मंथली टॉपर को 11,000 रुपए का प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट करना। तीसरा, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने पर कंप्लीट फीस का रिफंड करना, और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो सब है ही। तो ये इतनी सारी चीजें आपको इंक्लूड है सिर्फ और सिर्फ एक बैच में, जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। और इसके लिए फीस रखी गई है, फीस तो ज्यादा है, लेकिन अगर आप मेरे गाइडेंस में रह करके तैयारी करना चाहते हैं तो MK लाइव कोड लगाइए, और 33,999 रुपए में पूरे 1.5 साल 2 साल का जो कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और सिलेक्शन के लिए पूरे डेडिकेशन के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। बाकी कोई भी डाउट होता है, कोई भी चीज है, तो आप मुझे यहां कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा, इसका ये आपका स्कैनर है, एक तरीके से कहा जाए तो बार कोड है, इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन कोर्स परचेज करते समय, कोई भी कोर्स हो या कोई भी बुक्स का सेट परचेज करना हो, कुछ भी करना हो, डिस्काउंट के लिए आपको MK लाइव कोड यूज कर लेना चाहिए। ये इस बात को शो करेगा कि आप जितना मुझे सपोर्ट करेंगे कोड के माध्यम से, समझ लीजिए कि मैं आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन क्लासेस ऑर्गेनाइज करता रहूंगा, आपको गाइड करता रहूंगा, सारी चीजें होती रहेंगी।
चलिए हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि आधुनिक भारत के इतिहास में हम पहला जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो एक परिचय हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। आज जो बात कर रहे हैं 18वीं सदी का भारत, और उसके बाद बात करेंगे हम यूरोपीय कंपनियों के बारे में। इसमें सबसे पहले 18वीं सदी के भारत के संदर्भ में देखा जाए तो ये 3 चीजें हैं। इसको तो हम लोग अलग से करेंगे। ये 3 चीजें हैं। एक 18वीं सदी की अवधारणा, क्या क्या अवधारणा है। अब कहोगे सर इसमें भी कोई अवधारणाएं हैं? एब्सोल्युटली अवधारणाएं हैं। मैं बात करूंगा, बताऊंगा आपको, तभी आप जाकर के समझ पाएंगे कि हमें 18वीं सदी के भारत को कैसे पढ़ना चाहिए। दूसरा इसी में एक टॉपिक है, वो है उत्तर मुगल, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो शासक आए उनको हम उत्तर मुगल कहते हैं, यानी कि बहादुर शाह से लेकर के आपके बहादुर शाह जफर तक, ठीक है ना। और तीसरा नवीन राज्यों का उदय। औरंगजेब के मरने के साथ ही, उससे पहले ही कह सकते हो या उसके बाद में, बहुत सारे नए राज्य उभर करके आए। बंगाल, मैसूर, अवध, ठीक है ना, आपका दक्षिण में मराठा प्रॉपर तरीके से, पंजाब में सिख साम्राज्य रंजीत सिंह के नेतृत्व में, इसी तरीके के बहुत सारे, रुहेलखंड में रुहेले, बंगस, पठान वगैरह ये सारे राज्य हैं। दक्षिण भारत के कई सारे राज्य हैं, ठीक है ना। भरतपुर का जाट राज्य है। ऐसे कई सारे राज्य आपके उभर करके सामने आए थे, ठीक है ना। तो और ये सारी घटना आपके 18वीं सदी की मानी जाती है, ठीक है ना। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इन पर हम अलग से सेपरेट क्लासेस हम करेंगे। सारी चीजें होंगी, सब कुछ होगा, A to Z डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 18वीं सदी की अवधारणा। बोले ये है क्या 18वीं सदी की अवधारणा, किस तरह की है, किसे कह सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 18वीं सदी की अवधारणा को लेकर के। क्या है ये? अगर आप थोड़ा सा समझना चाहेंगे तो मैंने कल इस पर एक हल्का सा हिंट किया था। और हिंट क्या किया था? तो मैंने एक हिंट ये किया था, एक इतिहासकार हैं जदुनाथ सरकार, ठीक है ना। जदुनाथ सरकार ने कहा था 1757, 23 जून, अगर याद आ रहा हो तो 1757 को मध्य युग का अंत हुआ और आधुनिक युग की शुरुआत, आधुनिक युग की शुरुआत, यही अवधारणा है, यही अवधारणा है। और यह क्वेश्चन भी है अपने आप में। कथन की विवेचना कीजिए या कथन की समीक्षा कीजिए, लेकिन बात क्वेश्चन की नहीं बल्कि उस समय के कंसेप्ट की है, उस समय के कंसेप्ट की है, ठीक है ना। तो चलिए इस पर हम लोग बात करते हैं। 18वीं सदी का भारत का मतलब होता है 1700 से लेकर के 1799 तक का पूरा समय, इसको हम कहते हैं 18वीं सदी। विवाद संबंधी अवधारणाएं इसमें है क्या? देखिए इसमें आपकी 2 चीजें हैं, इसको विवाद को लेकर के या कह लेकर के। कुछ इतिहासकारों ने कहा कि 18वीं सदी का भारत जो है, भारत अंधकार का युग था। क्या था? अंधकार का युग। क्या आप ऐसा मानते हैं? 18वीं सदी का भारत अंधकार का युग था। क्या आप ऐसा मानते हैं कि 18वीं सदी में अंधकार का युग था? यस, लगता है हां। क्यों? क्योंकि केंद्रीय मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था। औरंगजेब के मरने के तुरंत बाद ही केंद्रीय मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था। सोचिएगा, यस, इस पर लगता है, बाकायदा है, जो सबसे बड़ा मुगल साम्राज्य था, केंद्रीय मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था। ये डिक्लाइन कर रहा था औरंगजेब के मरने के बाद ही, ठीक है ना, बात सही है। दूसरा,
इसकी जगह पर नवीन क्षेत्रीय राज्य उभर रहे थे, नवीन क्षेत्रीय राज्य उभर करके सामने आ रहे थे, जो कि मुगलों को ना के बराबर मानते थे। बंगाल के नवाब ने, सोचिएगा, मुगल बादशाह को केवल कर दे करके बाकी सब चीजों से फ्री कर दिया। बोले कि हटो, हम आपकी बात ही नहीं मानते। निजाम ने बोले कि नाम मात्र के लिए आप हैं, बाकी तो मैं खुद हूं। टीपू सुल्तान तो कुछ सुनता ही नहीं है, हैदर अली कुछ सुनता ही नहीं है। ठीक है, मराठे तो और ज्यादा उससे छीनने की कोशिश कर रहे हैं, और मराठे तो इस स्तर पर आ गए थे कि वो तो औरंगजेब के मरने के बाद मुगल बादशाहों को बिठाने और हटाने का प्रोग्राम करने लगे। दिल्ली पर अटैक किया, कई सारे शासकों को हटाया और फिर वो दूसरे शासकों को बिठाने में अपनी भूमिका निभाई। और एक समय तो ऐसा आया कि वो खुद दिल्ली की गद्दी पर बैठ गए, मुगल बादशाह को किनारे कर दिया। बोले हम ही बैठेंगे शाह आलम के समय में, बोले हम ही हैं जो कुछ भी। इतने ताकतवर मराठे हो गए। पंजाब में सिख, उनको समझ लीजिए कि वो तो स्वतंत्र हो गए, वो किसी की कहां सुनने वाले हैं। ठीक ना। तीसरा, अगर हम कहें और सोचिए कि नवीन राज्य उभर के आ रहा है अलग अलग तरीके से, यानी कि केंद्रीय जो सत्ता है वो खत्म हो रही है, विखंडन हो रहा है साम्राज्य का, यानी कि एक पूरा का पूरा एक भारतीय साम्राज्य जो बना हुआ था वो टूट रहा है, विघटनकारी शक्तियां प्रबल है। तो हम कह सकते हैं कि एक अराजक प्रकार की, कैसी अराजक प्रकार की शासन व्यवस्था है, अराजक प्रकार की शासन व्यवस्था उभर के सामने आ रही है। क्यों? कहीं पर मुगलों की परंपरा है, कहीं पर नवाब की परंपरा है, कहीं पर निजाम की परंपरा है, कहीं मराठों की परंपरा है, कहीं सिखों की परंपरा है, कहीं जाटों की परंपरा है, कहीं किसी की परंपरा है। कैसी कोई एक प्रकार की, किसी भी एक तरीके की कोई भी शासन प्रणाली है नहीं, विविधीकृत शासन प्रणाली, जिसको जैसा लगा उसने वैसा किया। और जब ऐसी कंडीशन है तो फिर बताइए, भारत की इस समय चौथी कंडीशन हम बात करें तो क्या सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जो स्थिति है वो कैसी होगी? सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक स्थिति कैसी होगी? कमजोर। यानी कि भारत राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, सांस्कृतिक रूप से भी हर तरीके से कमजोर हो रहा है। इसीलिए इसको कहा गया अंधकार का युग। और जब अंधकार का युग है तभी तो हम किसमें क्या पढ़ते हैं? इसी में पढ़ते हैं कि भाई उत्तर मुगल कौन कौन से हैं, भाई कौन कौन से शासक आ गए, या नए राज्य कौन कौन से उभर करके आए, इनको भी पढ़ेंगे। और जब ये कमजोर हो रहा है तो इसी कड़ी में सोचिएगा, पांचवा कह सकते हैं, इसी के अंतिम चरण में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर नियंत्रण कर लिया। ये रहा ऐसी कंडीशन में, यानी कि ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हो गई। अगर सोचिए हमारे यहां सब कुछ अच्छा होता तो क्या ब्रिटिश सत्ता हमारे देश में कब्जा कर पाती, अपनी शासन को स्थापित कर पाती, रह पाती? यहां पर नहीं हो पाती। तो इसका मतलब है कि 18वीं सदी की जो स्थिति थी, वास्तव में लग रहा है कि वो कैसी है? अवनति की स्थिति है, अंधकार का युग है। काफी हद तक हमको ये बात बिल्कुल लगती है, ठीक ना। लेकिन अगर हम इसी व्यवस्था में एक चीज हम जो देखें तो आप देखिएगा, तो ये है आपके उत्तर मुगल शासक, जो कितने कितने समय के लिए आए, यानी कि 1707 से लेकर के आपके 1857 तक ये सभी शासक रहे हैं, 12। यानी कि अगले 150 साल में 12 शासक यहां पर शासन किए हैं, जिनमें से सबसे लंबा शासनकाल या तो इसका है, ये रहा मोहम्मद शाह का, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, या फिर सबसे लंबा शासनकाल आपके शाह आलम का है, ये रहा। ये नाम मात्र के शासक हैं, इन्होंने 30 साल संभाला, इन्होंने 40 साल संभाला, इन्होंने भी लगभग 20 साल संभाला,
लगभग 90 साल, 90 वर्ष तो ये नाम मात्र के लिए बने रहे। 90 वर्ष तो केवल इन तीनों का शासनकाल है। बाकी 60 साल में 9 शासक आपके रहे हैं। 60 साल में क्या किया होगा इन्होंने। और ये देखेंगे तो आपके जिस समय 1719 में ही ये चारों के चारों निपट जाते हैं। 4 शासक बदलते हैं एक तरीके से 1799 में। फर्रुखशियर को हटा करके रफीउद्दर्जा, फिर रफीउद्दौला, फिर मोहम्मद शाह रंगीला ये आते हैं। ठीक है ना। बात इसकी नहीं है, इनको तो हम डिटेल में अलग से पढ़ाएंगे कि भाई इनके समय में क्या क्या घटनाएं हुई, किस किस तरह की घटनाएं हुई। बात है कि इस समय जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भाई केंद्रीय मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा है, तो वो यही है, ये पतन हो रहा है और इनका साम्राज्य भी सिकुड़ता जा रहा है। और नवीन राज्य कौन से उभर रहे हैं, ये रहे। तो नवीन राज्य आपके हैदराबाद, बंगाल, अवध, मराठा, सिख, जाट, रोहिलखंड, मैसूर, राजपूत, केरल, ये सब। और ये भी 3 तरीके के अलग राज्य हैं। एक उत्तराधिकारी राज्य है, एक विद्रोही राज्य है, एक स्वतंत्र राज्य है। एक उत्तराधिकारी राज्य जो इन्हीं के मुगल साम्राज्य में से अलग होकर के बने, विद्रोही राज्य जो मुगलों के खिलाफ लड़ करके अपना साम्राज्य खड़ा किया, और एक स्वतंत्र राज्य जिनका मुगलों से कोई लेना देना नहीं था, वो शुरू से ही स्वतंत्र थे। ये 3 तरह के, और इन पर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे एक एक शासक पर। जैसे जो मैंने नीले रंग से आपको डिक्टेट कर रखा है, जो आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पर तो हम विस्तृत चर्चा करेंगे। बाकी हैदराबाद और इन सब पर भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से इस समय के शासक आए थे, क्या उस समय की कोई घटना थी, किस तरह की घटना थी। तो हर चीज पर हम प्री के लिए, मेंस के लिए जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं वो तो हम कवर करेंगे। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस समय की स्थिति आपकी क्या है, ये रही। तो ये नवीन राज्य उभर करके आई और ये केंद्रीय सत्ता कमजोर हो रही है, अराजक प्रकार की शासन प्रणाली है। बात क्लियर। अब बात आती है, क्या ये बात बिल्कुल सही है? बात यहां पर है, क्या यह बात बिल्कुल सही है? बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी चीज थी कि ये जो अंधकार का युग की जो अवधारणा है, अंधकार का युग की जो अवधारणा जो दी है, वो किसने दी है आपको अब मैं बता देता हूं। अब इसके विवेचना हम लोग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भारत की स्थिति एक्चुअल में उस समय थी क्या। ध्यान रखिएगा, यह अवधारणा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विद्वानों ने दी थी, कि इतिहासकारों ने दी। ठीक है ना। इन्होंने ही आपको ये कहा था। इन्हीं में है आपके जदुनाथ सरकार हैं। कौन है? इन्हीं के सपोर्टर जदुनाथ सरकार हैं, जो कहते हैं कि 1757 के बाद आधुनिक युग शुरू हुआ। आधुनिक युग शुरू हुआ, यानी कि उससे पहले तो अंधकार का युग था, मध्य युग था। ठीक है ना, मध्य युग था। लेकिन अब हम अगर इसकी विवेचना करें तो ध्यान रखिएगा, यह विचारधारा सही नहीं है। सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो केंद्रीय सत्ता की जो अवधारणा है, ध्यान रखना, पहली कौन सी? केंद्रीय सत्ता, यानी कि मुगल साम्राज्य की अवधारणा क्या यह बिल्कुल सही है? जी नहीं। देखिए, मुगल साम्राज्य के पतन होने या पतन ना होने से हिंदुस्तान के इतिहास पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। क्यों? क्योंकि मुगलों का प्रभाव गहरा नहीं था।
नहीं था। यानी केंद्रीय सत्ता यानी कि बड़ी सत्ता जरूर थी, लेकिन उसका गहरा प्रभाव नहीं था। दूसरा, मुगलों के अधीन बहुत से क्षेत्र मुगलों के अधीन नहीं थे, के अधीन नहीं थे। जैसे दक्षिण का, पूर्वी भारत का, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर का, पूर्वोत्तर, ठीक है ना। क्या ये सभी क्षेत्र इनके अंडर में थे? नहीं थे। तीसरी चीज कि बहुत से सामाजिक समूह मुगलों के परंपरा का पालन नहीं करते थे, मुगलों के प्रभाव में नहीं थे, मुगल प्रभाव में नहीं थे। जैसे मराठा, सिख, क्या ये पूरी तरीके से मुगलों की परंपरा का पालन करते थे? नहीं। तो इसका मतलब यह हो गया कि मुगल साम्राज्य का पतन हो गया तो हिंदुस्तान का पतन हो गया, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है ना। तो इसका मतलब मुगल साम्राज्य के पतन का मतलब भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय सत्ता का पतन होना नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये एक राज्य था, एक बड़ा राज्य था, लेकिन उसका प्रभाव इतना ज्यादा नहीं था। तो पूरे हिंदुस्तान को अंधकार नहीं कह सकते कि मुगलों का पतन हो गया इसलिए पूरे हिंदुस्तान में अव्यवस्था थी, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। तो इसका मतलब मुगलों का पतन हिंदुस्तान का पतन नहीं था, ठीक है ना, यह बात। यानी केंद्रीय शक्ति का कोई विशेष मतलब नहीं है। सबसे बड़ी चीज थी दूसरी, और वो है इस समय में ध्यान रखना, वो थी आपकी क्षेत्रीय राज्यों का उदय। क्षेत्रीय राज्यों का उदय। आपको बता दें, मुगलों से कहीं ज्यादा जो इस समय की व्यवस्था थी वो थी क्षेत्रीय राज्यों के उदय की। और इस समय जो क्षेत्रीय राज्य उभर करके सामने आए थे, ध्यान रखना, यह व्यापार, अर्थव्यवस्था, धर्म व संस्कृति के केंद्र बनकर के उभरे थे, केंद्र बनकर उभरे थे। ये पतन नहीं हुए थे, इनका उभरना इसका मतलब ये नहीं है कि आपका हिंदुस्तान का इतिहास खराब हो गया। भाई नए राज्यों का उभय हुआ तो इसका मतलब ये थोड़ा ना हुआ सारी चीजें हो गई। इसका मतलब है इन्होंने मुगलों की संस्कृति व परंपरा को आगे बढ़ाया। इन्होंने मुगलों की संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाया था। अब कहोगे ऐसा कैसे? यस, जब क्षेत्रीय राज्य उभर करके सामने आए तो ध्यान दीजिएगा यहां पर, जैसे मैं कहूं लखनऊ, हैदराबाद, लखनऊ और हैदराबाद ये क्या बने? कला संस्कृति साहित्य का केंद्र बना। कला संस्कृति के केंद्र बने, के केंद्र बन गए। इसका मतलब मुगलों का पतन हुआ तो क्षेत्रीय राज्य मजबूत होकर के उभरे। यानी कि भारत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई पतन नहीं हुआ। मुगल की सत्ता कमजोर हुई, लेकिन उस सत्ता से जितना नुकसान होना चाहिए था वो कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ। उस पूरी परंपरा को इन क्षेत्रीय राज्यों ने अपने यहां समेट लिया। यानी कि जो केंद्र आपकी कला संस्कृति का दिल्ली और आगरा हुआ करता था या फतेहपुर सीकरी हुआ करता था, वो केंद्र उभर करके कहां आ गए? लखनऊ पहुंच गए, हैदराबाद पहुंच गए, बनारस बोले कि बनारस पहुंच गया। बनारस ये धार्मिक केंद्र बन गया, धार्मिक केंद्र बना, व्यापार का केंद्र बना,
क्योंकि सोचिए किस नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे। तो सोचिएगा एक धार्मिक केंद्र भी बना, तीर्थ यात्रा केंद्र बना, व्यापार का केंद्र बना, यहीं पर धार्मिक शिक्षा भी मिलना शुरू हो गई। नादिया बंगाल में, नादिया नादिया क्या बना? संस्कृत शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र बना, संस्कृत शिक्षा का केंद्र बना, शिक्षा का केंद्र। तो कहने का मतलब यह है कि मुगलों की संस्कृति और उनकी परंपरा को इन राज्यों ने अपना लिया, ठीक है ना। साथ के साथ इन सभी ने मुगल स्थापत्य कला, मुगलों की स्थापत्य कला को भी स्थानीय विशेषताओं के साथ अपना लिया, स्थानीय विशेषताओं के साथ अपना लिया। तो बताइए, अगर मुगलों का पतन हुआ तो पूरी भारतीय संस्कृति, सभ्यता, संस्कृति का पतन हो जाना चाहिए था। कहां पतन हुआ? नहीं हुआ कोई पतन, बल्कि केंद्र बदल गए। हमारे यहां कोई भी पतन नहीं हुआ, सिर्फ केंद्र बदल गए थे। बस इतना समझ लीजिएगा। बात समझ गए? तो सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर केवल केंद्र बदले, पतन कुछ भी नहीं हुआ था। और दूसरा, अर्थव्यवस्था के स्तर पर देखा जाए तो, आर्थिक स्तर पर ठीक है, मुगल सत्ता का पतन हुआ, लेकिन क्या आपको लगता है कि 18वीं सदी में हमारे यहां व्यापार, वाणिज्य और कृषि या शिल्प उत्पादन का नुकसान हुआ हो? जी नहीं, बल्कि आर्थिक स्तर पर यहां पर इस पीरियड में, ध्यान रखिएगा, कृषि, शिल्प, व्यापार, वाणिज्य इन सभी का विकास हुआ, विकास हुआ लगातार, ठीक है ना। अगर ना होता तो कृषि में, यहीं पर ध्यान दीजिएगा, कृषि में सबसे बड़ी चीज, कृषि में वाणिज्यीकरण हमने अपनी मर्जी से अपनाया। इतिहास में आप पढ़ते होंगे कि कृषि का वाणिज्यीकरण अंग्रेजों ने जबरदस्ती थोप दिया भारत में। जबरदस्ती वाणिज्यिक फसलें उगाने के लिए अंग्रेजों ने मजबूर किया भारत को। यही पढ़ा है ना आपने राजीव अहीर की किताब स्पेक्ट्रम में, कि कृषि का वाणिज्यीकरण भारत पर थोपा हुआ था। अंग्रेजों ने जबरदस्ती हमसे जूट पैदा करवाया, जबरदस्ती कपास पैदा करवाया, जबरदस्ती हमसे नील की खेती करवाई, हमको हमारा शोषण किया, सारी चीजें की। हम अनाज पैदा करना चाहते थे और हमसे जबरदस्ती जूट, नील, ये सब हमसे पैदा करवाया। यही पढ़ा ना आपने? जी नहीं बेटा, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं हुआ था। यहां पर अपनी मर्जी से हमने ये सब किया था। यानी कि इस पीरियड में हमने खुद अपना नील, जूट, कपास हमने स्वयं उत्पादन किया था, स्वयं उत्पादन। ध्यान रखिएगा। अब कहोगे ऐसा कैसे? बताऊंगा मैं, पहले सुन लीजिएगा। शिल्प उद्योग की बात करें, शिल्प की आप क्या पढ़ते हैं? विऔद्योगीकरण। अंग्रेजों ने आने के बाद में भारत में विऔद्योगीकरण किया, हमारे उद्योग धंधों को नष्ट करवाया, अपना सामान भारत में भेजा, अपना बेचा उन्होंने। लेकिन आपको पता है, शिल्प का विकास हुआ और ज्यादा तेजी से विकास हुआ हमारा इस पीरियड में। यानी कि पहले जो केंद्रीय शिल्प हुआ करता था, शहरों में जो बनता था, अब वो कैसा बनने लगा? ग्रामीण व क्षेत्रीय हस्तशिल्प को बढ़ावा मिला, बढ़ावा मिला, ठीक है ना। अब कहोगे सर आपने तो पूरा इतिहास ही बदलने की कोशिश कर दी। उसी तरीके से बताइए व्यापार वाणिज्य का विकास, व्यापार वाणिज्य का, बोले ये भी विकसित हो रहा था, इसका भी पतन नहीं हो रहा था, बल्कि और ज्यादा विकास हो रहा था, ज्यादा, पहले से कहीं ज्यादा। इसमें नए नए केंद्र विकसित हो रहे थे, नए केंद्र विकसित हो रहे थे।
विकसित हुए। इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा ढंग से अच्छे से समझने की जरूरत है। जैसे ध्यान दीजिएगा, नए कौन कौन से? बंबई, ठीक है ना, सूरत, जैसे आपका मालाबार तट, मालाबार तट, ठीक है ना। और आ जाइए हुगली, हुगली बंगाल में, ठीक है ना। मालाबार तट, कोरोमंडल तट, कर्नाटक वाला कोरोमंडल तट, ठीक। तो ये सब आप देखेंगे तो आपके सूरत हुआ, कल्याण हुआ, बंबई, सूरत, कल्याण, ये सब आपके नए नए केंद्र बन करके उभरे थे, नए केंद्र। अब ये बात आती है कि आखिर ये सब क्यों हुआ, आखिर इनका विकास क्यों हुआ। ध्यान रखिएगा, इनका विकास क्यों, विकास क्यों और कैसे हुआ, यह मैं आपको डिस्कस करता हूं। इसी को आप लोगों को समझना भी है कि क्यों और कैसे हुआ। तो इसका कारण था, इसका मुख्य कारण था यूरोपीय कंपनियों का भारत में प्रवेश। बोले कि ये तो पतन करने के लिए आई थी, लूटने के लिए आई थी। आपको बता दें कि स्टार्टिंग में जितनी भी कंपनियां आई थी, स्टार्टिंग की सभी कंपनियां, ये इनका लगभग 1813 से पूर्व तक सभी कंपनियां, ध्यान रखना, इवन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी ये सभी कंपनियां क्या करती हैं? भारत से माल खरीदती हैं, ठीक है ना। क्या करती हैं? भारत से माल खरीदती हैं। किस लिए आई थी? माल खरीदने और यूरोप में बेचने। माल खरीदती हैं और इसे यूरोप में बेचकर मुनाफा कमाती हैं और इसके लिए आपस में प्रतिद्वंद्विता होती है, उनकी आपस में प्रतिद्वंद्विता होती है, इसमें कोई शक नहीं है। वो चाहते हैं कि भारत के पूरे बाजार पर, पूरे व्यापार पर हम कब्जा कर लें, बाकी सबको हटाओ यहां से, ठीक है ना। लेकिन यहां पर भी अवधारणा दो तरह की है। यहां पर जो अवधारणा है, दो पार्ट है। एक है 1700, हम कह सकते हैं 1757 से पूर्व, और एक 1757 से लेकर के 1813 तक। ये रही 1757 से पूर्व की क्या कंडीशन है? इससे कंडीशन यह है कि यहां पर यूरोपीय कंपनियां, बस एक अंतर है, यूरोप से सोना, चांदी और धन लाती हैं और भारत से माल ले जाती है। इसे कहते हैं हम 18वीं सदी का पूर्वार्ध। क्या कहते हैं? 18वीं सदी का पूर्वार्ध। ये रहा। अब सोचिए, कोई भी कंपनी विदेशों से आती है और सोना चांदी आपको दे जाती है, और आपका क्या ले जाती है? कपड़ा, जूट के सामान, जूट के बोरे, या आपका खाने पीने का सामान, असाला, मसाला, ये सब चीजें आपसे लेके जाती हो। फायदा किसको होगा? बताइए, किसको फायदा होगा? आपको या अंग्रेजों को या विदेशी कंपनियों? किसको होगा? नेचुरल सी बात है, आपको होगा। इसी वजह से 1757 तक सारी कंपनियां
विदेशों से अपने अपने घरों से सोना चांदी महंगी धातुएं लेकर के आती हैं, हमको देती हैं और हमसे माल लेकर के चली जाती हैं। और हम माल कहां से बनाते हैं? जमीन से पैदा करते हैं, उनको दे देते हैं बना करके, थोड़ी सी मेहनत करके। तो इसका पूरा लाभ भारत को मिल रहा है। और यही वजह है कि मुगल सत्ता का कमजोर होने के बावजूद भी क्षेत्रीय राज्य जो उभर करके आए वो इतने शक्तिशाली थे। उन्होंने इसी वजह से उन पर फोकस किया था। बंगाल का नवाब पागल नहीं था, अवध का नवाब पागल नहीं था कि अपनी सत्ता खुद बना करके बैठे हुए थे। अली वर्दी खान ने कहा भी था, आपको याद हो तो पढ़ाऊंगा मैं, कि मैं चाहूं तो इनको, अंग्रेजों को या यूरोपीय कंपनियों को भगा सकता हूं, ठीक है ना, भगा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मधुमक्खी की तरह है, मधुमक्खी के छत्ते की तरह है। इन्हें प्यार से रखो तो शहद देंगी और छेड़ोगे तो काट के मार डालेंगी। तो जब फायदा मिल रहा है तो क्यों परेशान होगा? इसी वजह से इन सभी राज्यों ने, चाहे महाराष्ट्र का क्षेत्र हो, चाहे केरल का क्षेत्र हो या कहीं पर भी हो, इन सभी राज्यों ने इन यूरोपीय कंपनियों को अपने यहां फैक्ट्री की स्थापना करने की अनुमति दी, जिससे कि उनका माल निर्यात हो सके और बदले में सोना चांदी हीरे जवाहरात बड़ी बड़ी महंगी धातुएं उनको मिलती रहे। इसलिए ये जो पीरियड है इसका लाभ, पूरा लाभ भारत को मिला, पूरा लाभ भारत को मिला। अब बताइए, जब दुनिया भर का, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जब दुनिया भर का, विशेषकर अमेरिका से निकली हुई सोने चांदी जैसी धातुएं यूरोप घूम करके इंडिया में आ रही हों, हम समृद्ध हो रहे हों, तो कौन कहेगा कि भारत का पतन हो रहा था, कि भारत एक अंधकार का युग था? कैसे कहोगे? नहीं था। अर्थव्यवस्था के रूप में एक मजबूत शक्ति के रूप में उभर के आया था सामने। और यही बात उन लोगों को पसंद नहीं आई। और 1757 के बाद से लेकर 1857 तक यहां पर बस क्या हुआ, उन्होंने भारतीय माल खरीदने के लिए बस यहां पर क्या किया था, भारतीय माल खरीदने के लिए भारत से ही धन उगाया, यानी कि यूरोप से धन लाना बंद कर दिया, लाना बंद किया, ठीक है ना। यूरोप से नहीं लाना है, हम यहीं से लेकर के जाएंगे। तो यहीं से हम टैक्स वसूलेंगे, गिफ्ट लेंगे या कुछ भी करेंगे, और उस पैसे से यहीं से सामान खरीदेंगे और उसको हम अपने देश में लेकर के चले जाएंगे। लेकिन इससे भी भारत को कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा था, कोई बहुत ज्यादा भारत को इससे भी नुकसान नहीं हो रहा था। इसकी वजह से भी हमारे यहां, ध्यान रखिएगा, वाणिज्यीकरण, शिल्प, उद्योग, कृषि, इन सब का विकास हो रहा था। हमारे यहां किसी भी चीज का पतन नहीं हुआ था। बस ये था कि विदेशों से आने वाला सोना चांदी रुक गया था, लेकिन पैसा तो किसान को अनाज का पैसा मिल रहा है, जो शिल्प बना रहा है, कपड़े बना रहा है, कोई भी सामान बना रहा है, उसको उसका पैसा मिल रहा है, ठीक है ना। जो टैक्स राजा को जाना चाहिए था वो टैक्स कंपनी ने अपने पास ले लिया और उस टैक्स के पैसे से उन्होंने माल खरीदना शुरू कर दिया। तो यहां तक भारत को भी कोई नुकसान नहीं था, बहुत ज्यादा कोई नुकसान नहीं था। बस इतना ही था कि जो राजा का पैसा राजा को जाता था और राजा भारत में ही खर्च कर देता था, अब वो पैसा अभी भी यहीं पर खर्च हो रहा है। बस अंतर क्या है, माल बाहर जा रहा है थोड़ा सा, लेकिन उसका पैसा सबको मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के यहां पतन की स्थिति बहुत ज्यादा नहीं थी, बहुत ज्यादा खराब स्थिति नहीं थी। खराब स्थिति होती है 1813 के बाद, जब यहां से कच्चा माल यूरोप में जाता है और यूरोप में बना करके उसी माल को हिंदुस्तान में बेचते हैं और भारत के हर तरह के शिल्प को नष्ट कर दिया जाता है, व्यापार को नष्ट कर दिया जाता है, सारा लाभ अंग्रेजों को पहुंच जाता है। तो बताइए, 1757 के बाद अंधकार का युग शुरू हुआ या 1757 से पहले अंधकार का युग था? बता दीजिए। भारत के पतन की शुरुआत कहां से हुई? एक तरीके से देखा जाए तो 1757 के बाद, या कह सकते हो 18वीं सदी के बाद भारत के पतन की शुरुआत हुई। तो बताओ, 1818वीं सदी के बाद भारत में आधुनिकता का प्रवेश हुआ
या भारत के पतन की शुरुआत हुई? तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, आधुनिकता के मूल्य तो बहुत पहले ही भारत में आ रहे थे। अंग्रेजों के आने के साथ ही, यूरोपियों के आने के साथ ही आधुनिक मूल्य तो भारत में पहले से ही आ रहे थे जब ये आए थे। उसके बाद तो भारत के पतन की शुरुआत होती है। आधुनिकता का उदय तो बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। अब कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया कि हम 18वीं सदी के युग को क्या माने और कैसे माने? 18वीं सदी का युग जो है हमारे यहां बहुत खराब स्थिति में नहीं था, अच्छी स्थिति में था। और इसी अच्छी स्थिति का फायदा उठाने के लिए टीपू सुल्तान ने अपनी खुद की कंपनी बनाई थी, खुद का बोर्ड ऑफ ट्रेड बनाया था कि भाई हम अपना बोर्ड ऑफ ट्रेड बनाते हैं। ये सारी चीजें की थी उसने, ठीक है, ये समझ लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास का कंसेप्ट और मजमून पूरी तरह समझ में आ गया होगा। 18वीं सदी की विवाद की अवधारणा क्या है? क्या 18वीं सदी का भारत पतनशील था या 18वीं सदी के बाद भारत में पतन की शुरुआत हुई? भारत में आधुनिकता का युग कब शुरू हुआ? 18वीं सदी के बाद, 1757 के बाद या उससे पहले? ठीक है ना, अब आप डिसाइड करिएगा। अगली क्लास में हम बात करेंगे लेटर मुगल्स के बारे में। उत्तर मुगल एक चर्चा करेंगे, उत्तर मुगल कौन कौन से हैं, क्या क्या है, उनके समय क्या खास बात हुई, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें फैक्चुअल चीजें भी कवर करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद आएंगे यूरोपीय कंपनियां और फिर एक एक करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद क्षेत्रीय राज्य भी आएंगे एक एक करके, सभी के बारे में चर्चा करेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बाकी ये मैंने आपको बता ही दिया, ये सब हम पढ़ेंगे। और बाकी एक चीज जो है, आप लोगों को मेरे साथ में, अगर आप इसी तरीके से कंसेप्ट पढ़ते हुए, समझते हुए, आसान भाषा में हर चीज को ढंग से कवर करते हुए, तो आराम से 300 प्लस नंबर मेरे साथ ला सकते हैं। और 300 प्लस इस बात की गारंटी है कि आप प्रॉपर आईएएस के लिए सेलेक्ट हो रहे हैं। और सिलेक्शन तो श्योर होगा अगर आपके ऑप्शनल में 300 प्लस नंबर आ रहे हैं तो, बशर्ते कि आप जीएस में थोड़ा सा अपने आप मजबूत कर लें। इतिहास मेरे पास छोड़ दीजिए, 300 प्लस नंबर आएंगे श्योर। और इसमें आप लोग अभी 15 अप्रैल तक जो बैच हमने स्टार्ट किया है, उस बैच में 15 अप्रैल तक एडमिशन ले सकते हैं, जिसकी क्लास डेली दोपहर में 1 बजे होती है। और इसमें डिस्काउंटेड जो फीस है आप लोगों के लिए, वो ध्यान रखिएगा, MK लाइव कोड के माध्यम से आप 14,999 रुपए में इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ। जितना डिले करेंगे बेटा उतना सिलेबस आगे निकलेगा, उतना कवर करने में आपको परेशानी होगी। जल्दी कीजिए इसको, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।